तो मात्रक एवं विमाएं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे मिलेंगे। MKS, MKS का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS का मतलब क्या होता है? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS का मतलब क्या होता है? FPS फुट पाउंड सेकंड। इसको अपन ब्रिटिश सिस्टम कहेंगे, इसको फ्रेंच सिस्टम कहेंगे। ये यूनिट अपन किसकी बना रहे हैं? लेंथ की, लंबाई की। इस सिस्टम में लेंथ को किस में लिख रहे हैं? मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में और इसमें फुट में। मास द्रव्यमान, इस सिस्टम में किलोग्राम में लिखेंगे, इसमें ग्राम में लिखेंगे और इसमें पाउंड में लिखेंगे। टाइम को सब जगह सेकंड में ही लिखा जाएगा। सेकंड मतलब ये क्या है? टाइम, समय। तो फिजिक्स के क्वेश्चन आपको सेकंडों में ही करना है, सेकंड्स। अगर हम 1 पाउंड की बात करें, अगर आप 1 पाउंड का केक लाते हैं तो कितने वजन का केक मिलेगा आपको? तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, आप याद रखेंगे, 1 पाउंड, पाउंड को LB भी लिखते हैं, 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? आधा किलो से कम होता है। तो अगर आप 1 पाउंड का केक लाते हैं तो आधा किलो से कम का आएगा, 500 ग्राम से कम का आएगा। वन पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम। वन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम। हाफ किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 500 ग्राम। आधा किलो बोलते हैं, आधा किलोग्राम। 250 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1/4 किलोग्राम। तो 250 ग्राम की आपको एक गेंद दी है, मान के चलो, तो 250 ग्राम को अपन को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है? किलोग्राम में। जैसे 250 ग्राम की गेंद का आपको मोमेंटम पूछा है, संवेग पूछा है, मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दी है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, लेकिन 250 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? किलोग्राम में, क्योंकि आंसर जनरली MKS में दिए जाते हैं। क्या हम यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं? 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। जैसे हमें दिया 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, माइक्रो के लिए म्यू साइन यूज किया जाता है। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁶। यह भी अपन कहां पहुंचे? ग्राम में, लेकिन अपन को सॉल्व करने में किसमें बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, यानी 10⁻⁹ किलोग्राम। ऐसे ही अगर 1 मिलीग्राम दिया जाए
मिलीग्राम के लिए अपन स्मॉल m का उपयोग करेंगे। मिली मतलब, कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मेगा, वो 10⁻⁻6 होता है। मिली के लिए स्मॉल m 10⁻³ ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए, -3 किलोग्राम, तो कितना कहेंगे? 10⁻⁻6 किलोग्राम। क्या किलोग्राम में बदलना जरूरी है? हाँ, क्वेश्चन को अपन को एम केस में ही सॉल्व करना है, तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। हाँ, आंसर अगर सीजीएस में दिए हैं तो अपन ग्राम तक रख सकते हैं, लेकिन जनरली आंसर किस में दिए जाते हैं? किलोग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम। एसआई सिस्टम, इसमें आपको 7 फंडामेंटल यूनिट लेना है। सात मूल मात्रक, 2 यूनिट बाद में ऐड किए गए तो उन्हें क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अपन क्या कहेंगे? देयर आर इन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। कौन कौन से यूनिट होते हैं? एक तो मीटर, मीटर किसका लेंगे? लेंथ का। किलोग्राम मास का, टाइम का, सेकंड। एम्पियर, ये किसका लिया जाएगा? एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का। केल्विन किसका लेंगे बोलो? केल्विन लेंगे अपन टेम्परेचर का। केल्विन किसका लेंगे? टेम्परेचर का। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का। और कैंडेला, बताइए कैंडेला किसका यूनिट है? ज्योति तीव्रता का। तो मीटर किसके लिए आप जानते हैं? लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। कितने हो गए? 7 हो गए। There are in 7 fundamental units in SI system. ये एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये टेम्परेचर, तापक्रम। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल। और कैंडेला बताइए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या लेंगे? कैंडेला। सीडी से लिख देते हैं कैंडेला को। कैसे लिखेंगे? सीडी से। आप जानते हैं 0 केल्विन का मतलब क्या है? 0 केल्विन, क्या अपने यहां कभी टेम्परेचर 0 केल्विन होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता? तो 0 केल्विन नहीं होता। 0 केल्विन हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल चलेंगे ही नहीं, हवा रुक जाएगी। तो 0 केल्विन होता है -273.16 या 15 भी दिया जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है? बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अपन कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो नॉर्मल में आपको 0 नजर आ जाएगा। सामान्य ताप, सामान्य ताप, सामान्य,
सामान्य में क्या आ जाएगा शब्द? शून्य। सामान्यता कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड? 273.16 केल्विन। ऑप्शन में 0.15 भी दिया जा सकता है प्लस। तो इसमें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ये है पॉसिबल। (27 डिग्री सेंटीग्रेड) लगभग ये क्या है? रूम टेम्परेचर। हालांकि अपन केल्विन में बदलने के लिए क्या कर देते? प्लस 273 जोड़ देते हैं। तो रूम टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर का ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले तो ध्यान रखना 9, 8 और 9 को ही उल्टा कर दिया करो। 0.6 फ़ारेनहाइट। तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट। तो कई बार ऐसा भी होगा आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो प्लस 273, ठीक है, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो माइनस 273, 0.15 छोड़ दिया करें। लेकिन कभी पूछ लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है तो 0.15, 0.16 का बहुत रोल है। कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड को वो फ़ारेनहाइट में बदलवा लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आप याद रखेंगे कितना है? 98.6। 9 को उल्टा कर दो फ़ारेनहाइट। अन्य कोई भी टेम्परेचर दिया जा सकता है, वहां डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलवा सकते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला है आपके पास तो अपन कहेंगे C/5 इज इक्वल टू F-32/9। एक स्टार पॉइंट याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व कितने? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में बदलें तो कितना आएगा? तो इससे अपना एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये डबल रोल प्ले हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको ये भी याद हो जाएगा 4, और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं वो भी सीख लोगे। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। 5 से इसको कैंसिल कर दें। 5 से इसको 7.2 प्लस 32 39.2। तो आप ये भी याद रख सकते हैं जल का घनत्व कितने टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना होता है? कितना होता है तो वो भी याद रख लेंगे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां आपके से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी एक टेम्परेचर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको फ़ारेनहाइट में बदलवाएंगे। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कैसे बदलोगे? तो 39.2 फ़ारेनहाइट। अब आपको कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, आप उसको केल्विन में भी बदल लेंगे और फ़ारेनहाइट में भी बदल लेंगे। क्या ये भी याद करना जरूरी है? हाँ, इसको भी याद रखना। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तुम दोनों इधर बैठ जाओ, इधर से सही दिखेगा। तो फ़ारेनहाइट में 39.2 फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल गए। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री पूरक मात्रक जो बाद में जोड़े गए। तो दो याद रखना, एंगल, रेडियन, कोण का रेडियन, और सॉलिड एंगल, घन कोण या ठोस कोण भी बोलते हैं। इसका यूनिट है स्टेरेडियन। ये बाद में जोड़े गए, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। स्टेरेडियन के लिए ऐसा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट दो यूनिट हैं जो बाद में जोड़े गए। तो सॉलिड एंगल का लिखते हैं स्टेरेडियन। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको मापा जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके, उसको क्या कहेंगे अपन? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां जिसका मेजरमेंट किया जा सके। आप खुश हैं, कितना खुश हैं इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्वीट्स लेने जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, क्या स्वीटनेस का मेजरमेंट हो सकता है? कितनी मीठी है? नहीं। ठीक है, कितना क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हैं अपन? आप खुश हैं, दुखी हैं, कितने ग्राम दुखी हैं? नहीं मेजरमेंट किया जा सकता। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, हमेशा दो चीजों से बनेगी, एक तो नंबर से और एक यूनिट से। नंबर और यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो चीजों से बनेगी, नंबर और यूनिट, संख्या और मात्रक। और ये हमेशा कांस्टेंट होगी। ये हमेशा कांस्टेंट का मतलब क्या है? नियत, बदलेगी नहीं। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? N1 U1 is equal to N2 U2, N inversely proportional U। इसका मतलब समझिए, ये मतलब बताता है आपको कि पहली बात तो नंबर और यूनिट होना चाहिए। तो आप जैसे शक्कर लेने गए तो आप क्या कहेंगे? 2 किलोग्राम शक्कर दे दो। तो नंबर हो गया 2, यूनिट हो गया किलोग्राम। और 2 किलोग्राम शक्कर जैसे आज खरीद के लाए, 2 किलोग्राम कल खरीद के लाए, तो जितनी आज मिलेगी उतनी ही कल मिलेगी। तो NU हमेशा कांस्टेंट होगा। N1 U1, इसका मतलब क्या है? नंबर बढ़ेगा, यूनिट कमजोर होगा। नंबर बढ़ेगा मतलब जैसे हमने नंबर बढ़ा दिया, हमने कहा एक तुझे हम 1000 कर दें, एक को क्या कर दिया हमने? 1000। तो किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा हमें? ग्राम। अगर हमने मीटर को कहा, इस नंबर को हमने बढ़ा दिया, 100 कर दिया, तो नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा। नंबर बढ़ रहा है, यूनिट घट रहा है। 1 टेस्ला, आगे पढ़ेंगे आप, 10⁴ गॉस। तो याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी NU, NU का मतलब समझ में आ गया होगा। NU कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है?
जिसका मेजरमेंट किया जा सके उसको नाम देंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिसको मापा जा सके, मापा जा सके। आगे बढ़ना होगा। स्पीड, स्पीड एस फॉर स्पीड याद रखेंगे, एस फॉर स्केलर भी याद रखेंगे। अदिश, इसके बारे में भी बात करेंगे, अदिश क्या होता है। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस का यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या लिखेंगे, सेकंड। ये एम के एस में लिख दो, मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड का हमने यूनिट बना दिया मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया जाए तो उसे बदलना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया है 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर कितना होता है इधर समझ लें इसको, 1000 मीटर, और 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, 5/18। क्या हम ये याद कर सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये अपन याद भी रखेंगे। 18 से 18 कैंसिल कर दिया तो 50 मीटर पर सेकंड। तो याद क्या रखना है अपन को, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कई बार ट्रेन वगैरह की स्पीड जो बताई जाती है वो ट्रेन की स्पीड किसमें बताते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर में, तो क्वेश्चन में भी वैसे ही दे देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इनका आपको यूनिट की जगह डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, विमान या बिमी सूत्र। डायमेंशंस में ध्यान रखना, वहां तो आपने एम का मतलब मीटर लिख लिया था, लेकिन यहां एम का मतलब मास से लेंगे, एल लेंथ लेंगे और टी मतलब टाइम से लेंगे। जबकि एम के एस में आप एम क्या लिख चुके हैं, मीटर, और जैसे वहां स्मॉल लेटर का यूज करते हैं यहां कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो एम एल टी, मास लेंथ टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, और टाइम क्या होता है, टी। तो क्या बन गया, एल टी माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस 1। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्पीड के डायमेंशन में, m0 l1 t-1, तो ये भी लिखा जा सकता है। mlt में से जो नहीं है उसको हमको क्या लिख देना है, 0। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड का डायमेंशन आप चाहो तो याद भी कर लेना, LT माइनस 1। कुछ डायमेंशन अपन याद रखते हैं, 3-4 डायमेंशन, जिससे अन्य डायमेंशन अपन जल्दी जल्दी बना पाते हैं।
तो स्पीड का डायमेंशन आप याद रखना LT माइनस 1। अगर हम ऐसा बोले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ये अपन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद रखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू अपन जानते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड भी, इसको भी याद रखेंगे। क्या किया हमने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कभी कभी स्पीड ऑफ लाइट को जो सी से लिखते हैं और 1/√μ0ε0, ये इसका फॉर्मूला होता है। μ0ε0 यह क्या है, तो μ0 इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे विद यूनिट, हेनरी अपॉन मीटर। एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ लिखना फैराड अपॉन मीटर, फैराड अपॉन मीटर। नाम बताइए μ0 एप्सिलॉन नॉट के, तो μ0 का नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है, इसको कहेंगे आप विद्युतशीलता, इसका नाम क्या कहेंगे, विद्युतशीलता। दोनों का आपको ये डबल निशान हम लगा रहे हैं, यानी डबल निशान का मतलब आपको याद करना है। आगे बढ़ना होगा, ये डबल निशान जहां लगे हैं वो आपको याद करना है। इसको भी विद यूनिट याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फैराड अपॉन मीटर। कभी कभी वो डायमेंशन पूछ लेते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का। अभी स्पीड है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1। यही डायमेंशन आपको E/B का मिलेगा, यही डायमेंशन आपको वेलोसिटी का मिलेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट डायमेंशन वही, विस्थापन बटे समय। V से S से स्पीड, S से स्केलर याद रखा था, ऐसे ही वेलोसिटी को क्या याद करेंगे, वेक्टर, सदिश। इनका तीनों का ही डायमेंशन क्या याद रखेंगे, LT माइनस 1। अगर आपसे कभी इनका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें मतलब स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का, क्या किया हमने, स्क्वायर
कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, लेटेंट हीट लिखो, गुप्त ऊष्मा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बताइए इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना डायमेंशन बनेगा? अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना डायमेंशन बनेगा? गुरुत्वीय विभव, यही बनेगा। तो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या है, गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन क्या है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, स्पीड का वर्ग, चाल का वर्ग, वेग का वर्ग। यहां पर आप ई और बी देख रहे हैं, ये ई और बी क्या है? ई का नाम क्या है और बी का नाम क्या है? ई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को क्या कहेंगे अपन? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी का नाम क्या देंगे? बी को कहेंगे अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ई लिख ले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी लिख ले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों अभी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ई लिखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी लिखें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से लिखेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी दो डायमेंशन सेम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और लेटेंट हीट दोनों का डायमेंशन एक ही है, और एक किसके स्क्वायर के बराबर है? तो याद रखना स्पीड के स्क्वायर के बराबर। क्या आप ये डायमेंशन बता पाएंगे? डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो अपन क्या जानते हैं? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, LT - 1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो अगर हम इसको पलट दें तो ठीक। क्या वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तात्क्षणिक वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी दर आए टाइम से डिवाइड किया जाए। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ds/dt। एस से हमने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से, एक्स से, वाई से विस्थापन।
तो डिस्प्लेसमेंट का s, टाइम का t, तो LT - 1। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये डायमेंशन आप याद रखना, जो वेलोसिटी का डायमेंशन है ना, LT - 1। कभी कभी वो पूछते हैं कि रूट मीन वेलोसिटी, रूट मीन वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। कभी कभी वो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं। मीन वेलोसिटी, औसत वेग, कभी कभी कह सकते हैं माध्य वेग, कभी कभी आपको दे देंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका डायमेंशन आप क्या देंगे? LT - 1। तो रूट मीन वेलोसिटी दें, एवरेज वेलोसिटी दें, ध्वनि का वेग दें, प्रकाश का वेग दें, ध्वनि की चाल दें, प्रकाश की चाल दें। तो रूट मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग। रूट 3 एक्शन करने पड़ेंगे, रूट भी करना पड़ेगा, मीन भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशन में तो एक ही एक्शन है, LT - 1। आगे बढ़ना होगा। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। अब आपने वेलोसिटी याद कर ली है, तो ये भी याद हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब m भी इसको p से लिख लेते हैं, क्योंकि पावर ऑफ मोशन होता है, गति की ताकत है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। अब इसका यूनिट बनाइए, MKS CGS। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। CGS की बात करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में लिख लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में। डायमेंशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी का LT - 1, और यही डायमेंशन इंपल्स का होता है। इंपल्स, आवेग का डायमेंशन भी कितना होता है? यही होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स आर सेम। रेखीय संवेग व आवेग की विमा, रेखीय संवेग व आवेग की विमा समान होती है। तो कई बार आपको नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो केवल इतना ही पूछते हैं, किनके डायमेंशन सेम है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, LT - 1। अगर क्या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास, स्थिर वस्तु के पास क्या मोमेंटम हो सकता है? आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आपके पास मोमेंटम है? नहीं है, क्योंकि मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी।
मास कभी जीरो नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो है। तो मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। मोमेंटम किसका लक्षण है? गति का। स्थिर वस्तु के पास मोमेंटम नहीं हो सकता। अगर बात काइनेटिक एनर्जी की करें, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, 1/2 mv²। एक बात याद रखना, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, v का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ दो बातें याद रखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, सदैव धनात्मक। और एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, तो नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? m। एनर्जी का m के एस यूनिट याद रखेंगे, m के एस जूल, CGS अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू, याद रखना, 10⁻⁷ अर्ग। यूनिट में SI लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एनर्जी का डायमेंशन भी आप याद रखना, वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, 1/2 CV², 1/2 LI², 1/2 QV, Q²/2C, 1/2 KX², I²RT, VIT, V²T/R। इन सब का डायमेंशन mL2T-2। इन सब का डायमेंशन कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल आघूर्ण, बल युग्म, कैलोरी। क्या ये भी याद कर ले? हाँ, ये भी याद कर लो। इन सब का डायमेंशन कौन क्या है वो अपन धीरे धीरे सीखते जाते हैं। इन सब का डायमेंशन mL2T-2। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, इन सब का डायमेंशन क्या होता है? mL2T-2। कई बार ये 1/2 लिखा नहीं मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। कैलोरी का क्या डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए। 1/2 CV² का डायमेंशन क्या है, या CV² का डायमेंशन क्या है, 1/2 LI² का डायमेंशन क्या है, या LI² का डायमेंशन क्या है, तो सबके डायमेंशन याद रखेंगे। mL2T-2। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, m भी पॉजिटिव होता है और v का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। mL2T-2। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही यूनिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी। हीट यही, लेकिन लेटेंट हीट का यह नहीं है, लेटेंट हीट का यह नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लें, स्थितिज ऊर्जा। गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन वो किसके बराबर आया था? गुरुत्वीय विभव के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्पीड के स्क्वायर के बराबर। वर्क, एनर्जी,
हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं अपन? वोल्ट। ईवी गाड़ियां आती हैं आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ईवी भी क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आप जानते होंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इतना। अब वोल्ट का मतलब V इज इक्वल टू W अपॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल, विभव। तो अपन इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं? वोल्ट। अपन इलेक्ट्रॉन को, किसी कंडक्टर में अपन इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं? वोल्ट, यानी एनर्जी दे रहे हैं। तो वोल्ट की जगह लिख देंगे क्या अपन? जूल अपॉन कूलम। अब देखो, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आपसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आएगा? 1.6, 19 में से 3 कम कर दीजिए, -16 जूल। अगर हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा -13 जूल। ये इसको मेगा बोलते हैं, मेगा या मिलियन, और स्मॉल m होता है वो मिली होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आप क्या कहेंगे? किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी। ये 2 तरह से पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। और कितना होता है वो भी पूछ लेते हैं, तो डबल निशान लगा लीजिए इस पर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लें, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मिलियन का मतलब क्या है? मिलियन का मतलब है 10⁻6। मिलियन का मतलब हो जाएगा 10⁻6। आगे बढ़ जाए। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो मतलब 10⁻3। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। जिन पे डबल निशान लगे उन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। आगे बढ़ना होगा। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। जैसे अपन सिंपल लैंग्वेज में, अब किलो वाट आवर कहने में दिक्कत आती है, तो सिंपल लैंग्वेज में अपन इसे क्या है, केवल यूनिट भी कह देते हैं। जैसे अपने घर में मीटर में कितने यूनिट बन गए, तो यूनिट भी कह देते हैं। वो यूनिट क्या है? वो किलो वाट आवर है। तो किलो वाट आवर किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी तो अपन क्या खर्च करते हैं? यूनिट खर्च कर रहे हैं, मतलब एनर्जी खत्म कर रहे हैं, ऊर्जा का मात्रा। जैसे
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। किलो कितना हो गया, 10⁻³ वाट को क्या लिखेंगे, जूल अपॉन सेकेंड, और आर तो जानते ही हैं आप, थर्टी सिक्स। नियम से इसको हाई ऑर्डर में लिखना चाहिए, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन में आए। तो ये भी पूछ लेते हैं किलोवाट आवर कितना होता है, और किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, और कितना होता है, वो इतना होता है। ये जो वाट इज इक्वल टू अपने W अपॉन T लिखा था ना, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वाट बराबर, इसको अभी डिटेल में लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलोवाट आवर किसके यूनिट है ये, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, और ये भी पूछा जाता है इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो अपन को वैल्यू पता देनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ना होगा। ये जिन पे हम डबल निशान लगा रहे हैं, मतलब उनको आपको याद करना है। पावर एक्चुअल में होती क्या, पावर शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। W क्या है, वर्क। आप H अपॉन T भी कह सकते हैं। H के 3 फॉर्मूले याद रखा करें, I²RT, DIT, V²T अपॉन R। H फॉर हीट, ऊष्मा। ये डबल निशान लगा दिया, मतलब आपको याद करना है। तो पावर का फॉर्मूला यहां से बनेगा I²R, W का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, वर्क का डायमेंशन आपने याद कर लिया, टाइम का T, mL/T-3। कई बार आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, पावर के डायमेंशन बताइए, T की पावर कितनी है, तो T की पावर कितनी है, -3। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, देखो P इज इक्वल टू W अपॉन T से हम बोलेंगे वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू VI से वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। P इज इक्वल टू I²R से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वाट इज इक्वल टू एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। आर रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है।
1 किलोवाट 1000 वाट 1 मेगावाट 10⁶ वाट। ध्यान रखना किलोवाट पावर है लेकिन किलोवाट आर एनर्जी है। 1 हॉर्स पावर जानते हो 746 वाट। याद रखना किलोवाट पावर है लेकिन जैसे ही हम के डब्ल्यू के साथ एच और लगा देते तो क्या कहोगे आप? एनर्जी, ऊर्जा। तो के डब्ल्यू तो पावर है लेकिन के डब्ल्यू एच क्या है? एनर्जी। पावर का डायमेंशन डब्ल्यू का डायमेंशन आपको आता है। पावर का डायमेंशन वर्क अपॉन टाइम। जिन पे डबल निशान लगा रहे हैं उनको आप याद रखना। धीरे धीरे अपन समझने लगते हैं कौन क्या है। पावर वेरी इंपॉर्टेंट भी आई। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। वर्क W की जगह लिख दिया H। तो वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। आगे बढ़ना होगा। कुछ डायमेंशन आप याद रखते हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, LT-2, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। तो बस आपको M का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। वर्क अभी आपने सीखा। ये डायमेंशन आप लोग याद रखेंगे। त्वरण वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या कहेंगे अपन? वेग परिवर्तन की दर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी दर आए टाइम से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया, dv अपॉन dt। एम के यूनिट मीटर पर सेकंड में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर दें? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन निकालें इसका LT-1 अपॉन T। इसको भी अपन याद रखेंगे। और जब वेलोसिटी में चेंज ग्रेविटी के कारण हो, गुरुत्व के कारण हो, यानी पृथ्वी के कारण हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका डायमेंशन होता है LT-2।
एक्सलेशन के बराबर। तो स्मॉल जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन चारों में स्केलर कौन सी क्वांटिटी है? तो वर्क स्केलर है। फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, याद रखना जी से जीरो, जी में आपको जीरो नजर आएगा, सेंटर को भी जी जीरो से ही लिखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू जीरो। फोर्स क्या होता है? फोर्स बल, फोर्स को और भी नामों से जानते हैं, जैसे टेंशन तनाव, एक्शन क्रिया, रिएक्शन प्रतिक्रिया, वेट भार, प्रलोद थ्रस्ट। ये सब फोर्स हैं और सबका डायमेंशन mlt -2। क्या वेट भी फोर्स है? हाँ, वेट भी फोर्स है। F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम के सीजीएस, मास को किलोग्राम में लिखिए और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, इसको आप न्यूटन भी लिख दीजिए। डायन मतलब जो डायनामिक बना दे, गतिशील बना दे। तो एम ए का LT -2, तो फोर्स का डायमेंशन भी आप यहां रखेंगे। और इनमें रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। एक याद कर लिया करो, एक अपने आप बना दिया करो। 1 डायन इज इक्वल टू पूछे तो 10⁻⁵ न्यूटन। अब दोनों को नहीं रटेंगे, एक याद कर लें। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। डायन मीन्स जो स्टैटिक को डायनामिक बना दे। तो फोर्स, टेंशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन फोर्स नहीं है, तो फोर्स कौन कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए। फोर्स टेंशन भी है, फोर्स एक्शन भी है, फोर्स रिएक्शन भी है, वेट थ्रस्ट। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना, टेंशन फोर्स है लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की है, सॉलिड की है? तो लिक्विड की। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई पर। तो अपन कभी भी सरफेस टेंशन जब भी लिखें, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लिखें, तो आपको अपने आप ही याद रहेगा सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो लिक्विड की, द्रव की। प्रति एकांक लंबाई पर
लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला रटना होगा? हाँ, तो टेंशन तो फोर्स है, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है। फोर्स को न्यूटन में लिख दें, लेंथ को सीजीएस की बात होगी तो डायन पर सेंटीमीटर। तो न्यूटन अपॉन मीटर, इसका डायमेंशन बनाइए। फोर्स का डायमेंशन आपको याद है, फोर्स का डायमेंशन क्या है? ml/t-2। और एल का डायमेंशन, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आया mt-2। इसके डायमेंशन में एल नहीं आ रहा। सरफेस टेंशन को जरूरी नहीं है वो एस से लिखें, टी से भी लिख सकते हैं, सिग्मा से भी लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो टेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशन तो फोर्स के बराबर है ml/t-2। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। तो एरिया में क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मीटर स्क्वायर, और क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। और अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन। आप बता पाएंगे इसमें कौन वेक्टर है कौन स्केलर है? तो ध्यान रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। आयतन कैसी क्वांटिटी है? अदेश। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल देते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? इसका डायमेंशन बनेगा एल स्क्वायर, और इसका डायमेंशन एल क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब, एरिया का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। एरिया वन बार, बार तो प्रेशर का यूनिट होता है, लेकिन बार नहीं, ये एरिया का ही होता है, छोटा यूनिट है। सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, मिलीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴, तो मैंने लिख लिया। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, बार 10⁻28 मीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? आयतन अदेश। आगे बढ़ना होगा, जो छूट जाए वो पीडीएफ से भी नोट करना। नोट सभी बालक बनाएंगे। प्रेशर, दाब, फोर्स
पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ था, सरफेस टेंशन में लेंथ से डिवाइड करते थे, यहां एरिया से डिवाइड करेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो एरिया को कम करके भी अपन प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा, तो एरिया को ज्यादा करेंगे तो प्रेशर कम, वो अपन डिपेंड करता है। जैसे आप पेन से लिखते हैं तो उसको कैसा बनाया जाता है, नुकीला। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन आपके जो बैग होते हैं उसमें चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसका यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सीजीएस की बात करें तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम इसको पास्कल भी कह सकते हैं? तो ध्यान रखना, पास्कल भी बोल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे, ml/t-2, और एरिया का डायमेंशन L², ml-1 t-2। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, तो कई बच्चे इसको याद भी रखते हैं, ml-1 t-2। 1 बार। बैरोमीटर का नाम सुना होगा आपने, वायुदाब को मापने के लिए, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टोर, टॉरिसली का नाम भी सुना होगा आपने, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, 133.33 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, वायुमंडलीय दाब। याद रखना 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बार, बैरोमीटर, टॉरिसली के नाम पर टोर, तो पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है, टोर किसका यूनिट है, बार किसका यूनिट है? तो ये आप याद रखना, प्रेशर। डायमेंशन इसका इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ml-1 t-2। न्यूटन पर मीटर होता तो सरफेस टेंशन होता, तो पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल प्रेशर का यूनिट है। इसका डायमेंशन भी याद रख लें, ml-1 t-2। 2-4 डायमेंशन पर याद कर लेते हैं, 5-6 डायमेंशन, क्योंकि वो पेपर में रिपीट होते हैं। आगे बढ़ना होगा। दाब, प्रतिबल, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सबका डायमेंशन एक ही है। प्रत्यास्थता गुणांक में यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक, बल्क मॉडुलस,
बल्क मापांक, इसी को वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। आयतन प्रत्यास्थता, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दृढ़ता गुणांक। इन सबका डायमेंशन ml -1 T-2 है। प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, सभी का डायमेंशन एक ही है, ml -1 T-2। आगे आप पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वैल्यू मैक्सिमम होती है फॉर डायमंड। हीरे का दृढ़ता गुणांक सर्वाधिक। कभी कभी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो पूछ लेते हैं लिक्विड की रिजिडिटी कितनी होती है, तो लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड। द्रव का प्रस्ताव, द्रव का प्रस्ताव, द्रव का प्रस्ताव लिखेंगे 0, तो लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है 0। लिक्विड में, द्रवों में कहां से आ गई दृढ़ता, तो दृढ़ता जो शब्द है वो किसके लिए है, रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, तो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होती है और किसके लिए वैल्यू होती ही नहीं है, तो लिक्विड के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, डायमंड के लिए। आपसे कई बार इसका डायमेंशन पूछा जाता है, तो प्रेशर के बराबर इसका डायमेंशन है। कई बार ये क्वेश्चन आता है किन दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो वहां ये काम आएगा। वर्क, कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। जैसे अगर अपन एक दीवार को धक्का मारे तो कितना वर्क कर रहे हैं, 0। फोर्स का डायमेंशन तो आपको पता है और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये भी डायमेंशन आप याद रखेंगे। इसका यूनिट बनाइए, फोर्स को न्यूटन लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, तो न्यूटन मीटर। क्या हम इसको जूल भी लिख पाएंगे, हाँ लिख दो जूल। सीजीएस की बात करें तो डायन सेंटीमीटर, और यूनिट की बात करें तो रिलेशन आपको पता ही है, वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, अपने याद किया था। इसका आंसर बताइए। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे डायरेक्ट एक डायमेंशन नहीं पूछते कि एनर्जी का डायमेंशन पूछे, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ का डायमेंशन, और ये भी पूछ सकते हैं किसके इक्वल है। तो
तो इसमें आपको कुछ डायमेंशन आना चाहिए। जैसे एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml/T-2, मास का m और लेंथ का l, कितना आया Lt-2। या तो इतना ही आंसर आ जाएगा या किसके इक्वल है, तो इक्वल पूछे तो ये किसके इक्वल आया, एक्सेलरेशन। तो ये किसके इक्वल आया, एक्सेलरेशन के इक्वल आया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी घनत्व। डेंसिटी का डायमेंशन बताइए, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, और वॉल्यूम का तो ml-3, ml-3 यूनिट बनाइए इसका, किलोग्राम अपॉन मीटर किलो। सीजीएस की बात करें, ग्राम। और ध्यान रखना कई लोग इसको ग्राम पर सीसी भी कह देते हैं, सीसी, सीसी समझ गए, क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था अभी, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको सीजीएस में बदलें तो देखो किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, और मीटर की जगह लिख दें 100। कितना आया बोलो, 1 ग्राम, रो से लिख लेते हैं ग्राम पर सीसी। यानी जल का घनत्व एम केस में तो 1000 आ रहा है, और सीजीएस में कितना आ रहा है 1। तो यहां से अपन एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू एम केस में सीजीएस से 1000 गुना ज्यादा होती है। ये कंसेप्ट बड़े काम का है। आपको सीजीएस वैल्यू दे, एम केस वैल्यू निकाल ली हो डेंसिटी की, 1000 का गुणा कर देना। तो डेंसिटी की एमकेएस वैल्यू सीजीएस वैल्यू से कितना ज्यादा है 1000 गुना। जल का घनत्व तो आप याद रखना, सीजीएस में भी चलो याद कर लेना, कितने का मल्टीप्लाई करोगे तब एमकेएस में पहुंच जाओगे 1000 का। तो जल के तो घनत्व के फॉर्मूले में, घनत्व के डायमेंशन में अगर हम 1000 का घनत्व के वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सीजीएस से एमकेएस में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ना होगा। डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड, लकड़ी का घनत्व इफ यदि फाइंड इट्स एमकेएस वैल्यू,
बोलो कितनी आएगी? तो डायरेक्ट आप क्या जानते हैं, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 100 का कि 1000 का? 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 1000 का मल्टीप्लाई? 500 बोल पाओगे? If force is equal to x upon density, यदि बल बराबर x बटे घनत्व, डायमेंशन ऑफ x बताइए। x की विमा, तो आप डेंसिटी की डायमेंशन रख देना। ये देखो डेंसिटी डायमेंशन ये रही ml-3। बल का डायमेंशन आपको याद है, देखिए बल का डायमेंशन mlt-2, डेंसिटी की डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम से। बोलो x का क्या डायमेंशन आया? समझ में आ गया? तो कई बार क्या करते हैं, वो डायरेक्ट डायमेंशन नहीं पूछते, केवल डेंसिटी की डायमेंशन पूछे, उस पर क्वेश्चन बना देते हैं इस तरह का। तो अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, फोर्स का डायमेंशन आता है, डेंसिटी का डायमेंशन आता है, तो आप एक्स का डायमेंशन बता पाएंगे। कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। बताइए किस युग्म की विमाएं समान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस? तो अभी आपको जितनी नॉलेज है उससे ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बताइए, देखो प्रेशर और स्ट्रेस की तो सेम होती है, एंगल स्ट्रेन की अब कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। तनाव ये तो फोर्स है और ये फोर्स अपॉन लेंथ है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एक फोर्स है और एक फोर्स अपॉन लेंथ है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये सेम नहीं हो सकती। समझ में आ गया? तो फोर्स और तनाव और पृष्ठ तनाव की सेम हो सकती है कि नहीं? तनाव बल होता है और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इस तरह क्वेश्चन करोगे, चलो इस तरह कर लो। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टाइम T को, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए चेक कर लिया करो, चेक कर लिया करो। चेक कैसे करेंगे? जैसे अपन मान के चलो सबके डायमेंशन आपको आना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml-1 T-2। वॉल्यूम कितना होता है? L3। वॉल्यूम कितना होता है? L3 का स्क्वायर है। टी का टी टाइम है, ठीक है, ये जरूर देख लिया अगर कौन कौन है। ठीक है, क्या इससे आपको फोर्स मिल रहा है? इससे फोर्स नहीं मिल रहा, इससे फोर्स नहीं मिल रहा। इसको देखिए, ml-1 T-2, वॉल्यूम L3 T स्क्वायर। क्या इससे फोर्स मिला? इससे भी फोर्स नहीं मिला। अपॉन वाली देखिए कोई, इससे देखो भी कितना होता है? L3 T प्रेशर ml-1 T-2। ऊपर ले जाइए इसको। m-1 क्या चाहिए? अब फोर्स ही चाहिए ना। m-1 इससे भी कहां आ रहा है? L4 हो रहा है, T4 हो रहा है, इससे भी नहीं आ रहा। इससे देखो L6 हो गया, ml-1 T-2 और T स्क्वायर, इससे भी नहीं आ रहा। ये गलत प्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हो गया ये। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए अपने अनुसार? अपन को लाना क्या है? ml-T-2 लाना है ना। ऐसा कर लो, देखो चलो ऐसे कर लेते हैं। F प्रोपोर्शनल
टी भी टी, इसकी पावर एक्स मान लो, इसकी पावर वाई मान लो, इसकी पावर जेड, फोर्स का एम एल टी माइनस टू। अभी फॉर्मूला बना देते हैं हम, उसमें गलत दिया है, की पावर एक्स एल की पावर वाई, गलत प्रिंट हो गया है वो, टी की पावर जेड। सबसे पहले तो एम की पावर कंपेयर कीजिए, एम की पावर कितना, उधर कितनी बन रही है 1, इधर कितनी बन रही है एक्स, तो एम की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो एक्स कितना आया पी, एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की वैल्यू निकालो, एल की पावर कंपेयर करें, टी की पावर कंपेयर कर दो तो हल तुरंत आ जाएगा ना। एल की भी कंपेयर कर लो, उससे क्या दिक्कत है, एल की पावर कंपेयर करो, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब x की जगह कितना रखोगे 1 रखो, 3y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y, एक्स की अपन ने 1 रखा तो 3y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, ठीक है। टी की पावर देखो, टी की पावर -2, यहां कितना है -2x प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल टू कितना आया बोलो, x इज इक्वल टू 1 रख दो यहां पर, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -2x, जेड इज इक्वल टू 0, तो ये बन रहा है अपना फॉर्मूला, p b की पावर y कितना आया था 2/3 और t की पावर 0, ऐसा बन रहा है। एक काम करें, अरे v वेलोसिटी है, v क्या है यहां पर, वेलोसिटी है, हिंदी में गलत लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही थी, इतना परेशान होना पड़ा आपको। अब देखो तुरंत हो जाएगा, v क्या है, वेलोसिटी है, अब तुरंत हो जाएगा। v वेलोसिटी मान रहे हैं ना अपन, तो ml -1 t -2, वेलोसिटी lt -1 और t स्क्वायर, तो अब आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। किसी से आ रहा है क्या, इससे देखो बी से, अब अपन वाले तो होंगे नहीं, पी बी टी स्क्वायर देखो, एम एल -1 टी -2 भी एल टी -1 टी स्क्वायर, पी भी स्क्वायर देखो, स्क्वायर ये में स्क्वायर है, तो ये में देखना, फिर से चेक करना, एम एल -1 टी -2 भी एल 2 टी -2 टी स्क्वायर, क्या तो रहा है ऐसे, ये ऐसे आ तो रहा है, समझ गए, पी भी को अपन को क्या करना है एल टी -1, तो ए से आ रहा है, तो इसको बेक कर लेना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चेक करना और सॉल्व करना, इस तरह करते हैं, इसमें टाइम लगता है, चेक कर लो तुरंत। प्रेशर का डायमेंशन रखो, बी का एल टी -1, जिससे फोर्स के बराबर आ जाए वही आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये देखिए कौन सा डायमेंशन लेस है, तो चेक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी, आगे आप पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या ये तुम्हें याद है, साइकिल सवार जब बेंड करता है, साइक्लिस्ट जब बेंड करता है ना सर्कल में, तब आता है ये फॉर्मूला, ये आप चेक कर लो, सिंपल सी बात, बट एंगल का कोई डायमेंशन होगा नहीं, चेक करो, एल टी -1 का स्क्वायर, रेडियस क्या होती है लेंथ, जी क्या है एल टी -2, आ गया डायमेंशनलेस, तो ये कैसा हो गया,
डायमेंशनलेस हो गया, तो आंसर ए हो गया। और ये आपको याद भी रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। और tan थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, tan थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये बताइए, निम्न में से तीन राशियों की विमा समान है, किन तीन की सेम है? तो डी आई, प्रेशर, स्ट्रेस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों की डायमेंशन एक ही है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब की डायमेंशन कैसी है? एक ही है। किसकी डायमेंशन अलग है बताइए? जितना नॉलेज अभी तुम्हें है, जितने फॉर्मूले बता दिए उनसे ही बता देना है। प्रेशर और स्ट्रेस तो सेम है। रेखीय संवेग किसके बराबर बताई थी? लीनियर मोमेंटम की, इन सब इंपल्स के बराबर, तो ए ही हो जाएगा। बताइए, बल आघूर्ण, टॉर्क का डायमेंशन किसके बराबर था? वर्क के। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, तो ए आंसर हो जाएगा ml2t - 2। ml2t - 2। प्रतिबल की विमा किसके बराबर है? स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर था। ताप, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इनके डायमेंशन सेम थे। ये देखिए ml2t - 2, वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क, एनर्जी, किसकी विमाएं सेम नहीं है? तो एनर्जी की डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट के बराबर नहीं होती, ध्यान रखना। प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम के, वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। लेकिन एनर्जी की डायमेंशन ये तो आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होती नहीं है। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी साथ में लिखाई दे। किसकी विमा शेष तीन से अलग है? तो टॉर्क, वर्क, एनर्जी, ये तीनों तो एक है, पावर अलग है। पावर का डायमेंशन अलग है। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। बताइए, ये हमने कराया था आपको, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो आपको ये पता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये LT-1 होता है। अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको पलट दें तो L - 2t स्क्वायर, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको आप याद रखना, ये स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। बताइए, cv स्क्वायर हमने आपको लिखाया था 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 li स्क्वायर। ये स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल होता है, दोनों एनर्जी हैं। 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बहुत सारी डायमेंशन अपन लिख नहीं पाए हैं, तो काइनेटिक एक लेक्चर और इसका कराएंगे तो उसमें कर देंगे हम। काइनेटिक एनर्जी ml2t - 2। अभी वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिनके कंसेप्ट अपन सीख चुके हैं। सरफेस टेंशन की डायमेंशन में खास बात क्या थी? एल नहीं आता, एल नहीं आता, एक ही में दिया एल नहीं आता। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको पूरे डायमेंशन नहीं रटने, फोर्स का याद है, फॉर्मूला याद है, आप इसको बना लो। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। बहुत सारी डायमेंशन अभी लिखाई गई। बताइए, दो राशियां ए और बी हैं, दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो बताइए कौन सा इसमें से किसका एग्जिस्टेंस होगा, किसका कोई मतलब निकल पा रहा है? दोनों की यूनिट अलग अलग है। आपको पता है मीटर में मीटर ऐड करेंगे तो मीटर बनेगा, तो प्लस करने पर वही बनता है। माइनस भी सेम क्वांटिटी का, लेकिन डिवीजन में अलग अलग हो सकती है। डिवीजन में दोनों की यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है। क्या आप बता पाएंगे 5 मीटर प्लस 5 किलोग्राम कितना होता है? नहीं बता पाएंगे, सेम होना चाहिए। क्या 5 मीटर माइनस 3 मीटर बता पाएंगे? बता पाएंगे 2 मीटर, लेकिन 5 मीटर माइनस 3 किलोग्राम बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिनके
सेम यूनिट होते हैं, उनका ही कर सकते हैं। बताइए, इसको देखिए, ए और बी का डायमेंशन चाहिए, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही, क्योंकि जिनके डायमेंशन सेम होते हैं उनको ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। कैलकुलेट कीजिए, क्या आप एफ का डायमेंशन एटी के बराबर कह सकते हैं? एम एल टी माइनस टू एटी। ए का डायमेंशन क्या आया? ये सॉल्व किया करो। ए का डायमेंशन आया एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री। और बी का डायमेंशन देखिए, तो बी का डायमेंशन आया टी माइनस फोर, तो एम एल टी माइनस थ्री, और बी का डायमेंशन एम एल टी माइनस फोर, एम एल टी माइनस फोर। कोई मिला क्या? अब मिल गया एम एल टी माइनस थ्री और एम एल टी माइनस फोर, वो टी में ही शिफ्ट हो गया माइनस, तो बी आंसर हो जाएगा। बताइए, अभी हमने कराया था, ध्यान है? ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू लंबाई, ये किसके बराबर आया है? त्वरण के, एक्सेलरेशन के। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। इसको चलो तुम बता दो, विद्युत धारा, हालांकि हमने पढ़ाया नहीं है आप लोग, डायमेंशन नहीं बताया, वैसे बताइए। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। जब भी दर आए टाइम से डिवाइड किया जाए, आवेश प्रवाह की दर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट, क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या ऐसा कह पाओगे? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या हम टी माइनस वन क्यू लिख दें? एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो टी माइनस वन क्यू ए में दिया है, एम जीरो एल जीरो। ठीक है, तो आज की बात रखते हैं यहीं तक। ठीक है, इसकी एक और क्लास रखेंगे अपन जिसमें इसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक अपन ने जो कंसेप्ट पढ़े उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एक और लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।